कि जो एल्जाइमर्स है, कहते हैं कि 10 से 15 साल पहले ही शुरू हो जाता है। ब्रेन के अंदर चेंजेस हैं वो शुरू हो जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि अरे ये तो इंसान भूलने लग गया है, ऐसी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ डू आई गेट टू नो कि मुझे एल्जाइमर के सिम्टम्स हैं, चाहे वो इतने अपरेंट नहीं है। अपरेंट नहीं है, बट मैं उस दिशा में जा रहा हूँ, और अगर मैं चलता रहा तो अगले 10-15 साल के अंदर मुझे अल्जाइमर हो जाएगा। तो आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, अल्जाइमर जो है इट्स एन अंडर रिलेटिवली अंडर डायग्नोज डिजीज़। अंडर डायग्नोज मीन्स अराउंड 70 to 90% ऑफ लोग जिनको अल्जाइमर्स, जो एक पार्ट ऑफ डिमेंशिया है, उनको डिमेंशिया का डायग्नोसिस ही नहीं है। मतलब उनको पता ही नहीं है उनको डिमेंशिया है, दे आर नॉट डायग्नोस्ड। अब आपने बिल्कुल सही बात बोली। हम जो हमारी मेमोरी है, आपको मैं इसको बड़ा सिंपल एग्जांपल दे के बताता हूँ। बैंक में लॉकर है आपके पास, पेन ड्राइव है आपके पास, आपके पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है? 32 GB, 64 GB, 128, वट एवर। ब्रेन वो पेन ड्राइव है जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं है, अनलिमिटेड। ये जियो का अनलिमिटेड प्लान है या एयरटेल का अनलिमिटेड प्लान है, इसकी कोई वो नहीं। और ये भगवान ने आपको दे के भेजा, इसके लिए आपको पेमेंट भी नहीं करना, बस उसको मेंटेन करना है। एज के साथ क्या होता है, आप पेन ड्राइव में चीज़ें डालते गए एक बार पेन ड्राइव की मेमोरी फुल हो गई। ब्रेन शुरू में ब्रेन की कोई कैपेसिटी नहीं है, अनलिमिटेड कैपेसिटी। जैसे जैसे एज होती है ब्रेन श्रिंक करता है। तो पहले तो ब्रेन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और फिर वो कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। मैंने आपको मेमोरी की 3 स्टेज बताई थी, अटेंशन, रिटेंशन, रिकॉल। रिटेंशन के लिए जगह तो चाहिए, आप पेन ड्राइव में तभी तो कुछ डाल पाओगे जो उस पेन ड्राइव में स्पेस है। आपकी पेन ड्राइव का स्पेस जो है वो भर गया, अब जो पुरानी चीज़ पड़ी थी वो तो पड़ी है, वो तो कहीं नहीं जाएगी, नई चीज़ नहीं जा पाएगी। ऐसे ही जब ब्रेन श्रिंक करता है, एज की वजह से सिकुड़ता है, तो ब्रेन की कैपेसिटी कम हो जाती है और आपकी चीज़ों को रिटेन करने की, याद करने की कैपेसिटी, उनको वापस रिकॉल करने की कैपेसिटी, बिकॉज वो रिटेन ही नहीं हुई, तो कम हो जाती है। और वो कब होता है? पुरानी चीज़ों के लिए नहीं, नई चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, आपने खाने में क्या खाया, आपने किसी से फ़ोन पे बात की, क्या बात करी, भूल गए, मैंने ये काम करना था मैं भूल गया। लेकिन इसको ही हम डिमेंशिया बोल देते हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर भूलना डिमेंशिया नहीं होता है। माना हाउ डू आई गेट टू नो कि ये भूलना डिमेंशिया है, अगर वो आपकी डेली रूटीन को इफ़ेक्ट कर तो वो एक प्रॉब्लम है। आपने एक एग्जांपल दिया था शुरू में, कार की कीज़ लगाई नहीं लगाई, याद नहीं रहा, आप कुछ और सोच रहे थे, आपका अटेंशन ही नहीं था, तो रिटेंशन रिकॉल नहीं आया। लेकिन अगर आपकी डेली होने लग जाए, रूटीन आपकी हैम्पर होने लग जाए, इसकी वजह से आपको तकलीफ होने लग जाए, फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट्स नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, आप रास्ते भूल जा रहे हो, रोज़ रोज़ गलत जगह चले जा रहे हो, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो वंस इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, आपकी जो दैनिक दिनचर्या के काम हैं, अगर उसमें ये तकलीफ़ देने लगे, तो ये भूलना डिमेंशिया का लक्षण है। और डिमेंशिया जनरली ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 60 मोस्टली। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, डिमेंशिया के होने के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन रीज़न है अल्जाइमर्स डिजीज़, जो एज की वजह से होता है। बट अल्जाइमर्स डिजीज़ एक टाइप ऑफ डिमेंशिया है। डिमेंशिया के और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो जिनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपने दूसरी चीज़ पूछी थी कि 15 साल पहले ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल सही। सो ब्रेन आज उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। अब वो उस लेवल तक आने में कि जब वो अब कैपेसिटी बहुत कम हो गई, इतनी कि आपको दिखने लगे और आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को अफेक्ट करने लगे, उसमें 15 साल लगते हैं। लेकिन आज के टाइम में ये बात जानने का कि वो 15 साल पहले कब होने लगी, इसके बहुत कम हमारे पास तरीके हैं। कुछ ब्रेन स्कैन्स होते हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है, कुछ ब्रेन में बायोमार्कर्स हम टेस्ट कर रहे हैं जो कि अर्ली फेज़ में रिसर्च लेवल पे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं कि जिससे हमें पहले ही पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम होने वाली है और एटलीस्ट आप उसकी स्पेस जो है, स्पीड जो है, उसको कम कर सकें। और हमने शुरू में एक बात करी थी न्यूरो इन्फ्लेमेशन की। पहले माना जाता था कि अल्जाइमर्स मेनली डीजनरेटिव है, लेकिन अभी बोला जाता है कि थोड़ा न्यूरो इन्फ्लेमेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर का भी फ़र्क पड़ता है। तो जैसा आप मान लो कि ब्लैक में अगर रानी मुखर्जी को पहले ही पता चल जाता कि जो टीचर है वो उसको भूलने की दिक्कत, अल्जाइमर होने वाला है, तो वो हो सकता है बहुत सारी बातें जो कहना चाहती थी वो पहले कह देती। लेकिन आज के टाइम में
बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस नहीं हैं जिससे हमें पहले पता चले, पर हाँ कुछ स्कैन्स, कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिससे पता चल जाता है। अगर ये डिमेंशिया, भूलने की दिक्कत आपको डेली इफेक्ट करने लग जाए, तब आप मानो कि हाँ ये कंसर्न है और अब ये डिमेंशिया हो गई है। ये भूलने की दिक्कत जनरल भूलना नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम डिमेंशिया बोलते हैं। आई नो ऑफ समवन जिनको खाना खाना है या वॉशरूम जाना है वो तो याद रहता है, लेकिन ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, वो याद नहीं रहता। ऐसा क्यों? पर्टिकुलर सर्किट्स, जो ब्रेन के अलग अलग टाइप के डिमेंशिया में अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल अल्जाइमर डिमेंशिया आपने बताया, उसके ब्रेन में एक पार्ट होता है टेम्पोरल लोब, उसके इफेक्ट ज़्यादा होता है, पहले वो इफेक्ट होता है। तो टेम्पोरल लोब का काम है मेमोरी को स्टोर करना, ठीक। जो कुछ ब्रेन का पार्ट होता है फ्रंटल लोब, अगला हिस्सा, उसका काम होता है जजमेंट, किसी भी चीज़ को जज करना, इमोशंस, वो काम होता है। तो अगर किसी को फ्रंटल लोब ज़्यादा पहले जा रहा है, इसको हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं, उसमें आपका जजमेंट चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको चाय कितने लोगों की बनानी है, कितनी पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है, आप वो भूल गए। तो अलग अलग टाइप के डिमेंशिया में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो मोस्टली जो सबसे कॉमन होता है वो अल्जाइमर होता है, उसमें मेमोरी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जनरली हम बोलते हैं मेमोरी बोलना है डिमेंशिया है। बट बहुत सारे लोगों को मेमोरी के साथ बिहेवियर की प्रॉब्लम होगी, वो ओपन में शौच करने लग जाएंगे, यूरिन पास करने लग जाएंगे, कहीं किसी के सामने भी कपड़े उतार देंगे, उनका जजमेंट नहीं होगा, या कुछ अजीब से बिहेव करेंगे, कुछ उल्टी उल्टी बातें करने लग जाएंगे, रात को सोएंगे नहीं, उठ के बाहर जाने लग जाएंगे। ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं डिमेंशिया के। सो मूड स्विंग्स या फिर इरिटेट होना बार बार, वो भी एक इसका लक्षण हो सकता है। जिन लोगों को डिमेंशिया है उनमें इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स होते हैं। रिसर्च करते वक्त ये पता चला कि माइग्रेन सिर्फ एक हेडेक नहीं है, एक न्यूरोवैस्कुलर कंडीशन है। तो ये आप समझाइएगा कि इसका क्या मतलब होता है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको हेडेक रहता है और दे कांट डिफरेंशिएट कि वो माइग्रेन है या फिर हेडेक है। तो क्या फ़र्क है माइग्रेन में और हेडेक में? सी, कुछ तो माइग्रेन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो मतलब कुछ टिपिकल चीज़ें हैं जो माइग्रेन में होती हैं, जिससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपको माइग्रेन है। तो पहले तो वो पहले मैं आपको मोटा मोटा सिर दर्द के बारे में बताता हूँ। देखो, सिर दर्द अगर आप मेडिकली बोलो ना तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। ओके। सेकेंडरी का मतलब किसी कारण से दर्द है। फॉर एग्जांपल आपकी नज़र का चश्मा नंबर ठीक नहीं है, या आपको चश्मा लगने वाला है, या फॉर एग्जांपल आपको खांसी ज़ुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, तो सिर दर्द होगा। माना आप सोए नहीं हो तो आपको सिर दर्द होगा, थके हुए हो, सिर दर्द हो गया। तो ये होता है सेकेंडरी हेडेक, किसी दूसरे कारण की वजह से। एक होता है प्राइमरी हेडेक, जिसमें हेडेक इन इटसेल्फ, अपने आप में हेडेक एक बीमारी है, और उस प्राइमरी हेडेक का सबसे कॉमन कारण है माइग्रेन। जैसा आपने बताया, माइग्रेन न्यूरोवैस्कुलर हेडेक है। अब सिंपल लैंग्वेज में इसका समझें कि माइग्रेन में क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके बॉडी में नॉर्मली रिलीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स हैं बहुत सारे। उन्हीं हार्मोन्स के फ्लक्चुएशंस को लेके, या उन हार्मोन्स के लिए आपके ब्रेन की जो नर्व्स हैं दे बिकम ओवर सेंसिटिव। अब इसको मैं कैसे बताऊंगा आपको। माना मैंने आपको इंजेक्शन लगाया, किसी को तो थोड़ा सा पेन होएगा, किसी को उसी इंजेक्शन से ज़्यादा पेन होगा। हार्मोन्स तो सब में है, लेकिन कोई उन हार्मोन्स के लिए ओवर सेंसिटिव है। तो जैसे ही उन हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होगा, सडनली आपके जो पेन रिसेप्टर हैं ब्रेन के, दे आर ओवर सेंसिटिव, उसकी वजह से वहाँ आपको हेडेक हो जाएगा। और अगर ये हेडेक बार बार होता है तो इसको हम बोल देते हैं माइग्रेन। तो अब सेकंड क्वेश्चन आपका कि कब ये बोलें कि हेडेक जो है ये माइग्रेन है, नॉर्मल हेडेक नहीं है। तो अगर आपको हेडेक बार बार हो रहा है, माना आपको महीने में, हर महीने 1-2 बार हो रहा है या 2-4 बार हो रहा है, एक साइड में ही हो रहा है, पूरे सिर में नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ऐसा हाँ, होता है। ऐसा जनरली माइग्रेन का हिंदी भाषा में अर्धकपाली बोलते हैं। अर्धकपाली। अर्धकपाली माने, अर्ध माने आधा, कपाली माने सिर, तो आधे सिर में दर्द होना। दो, ऐसा नहीं कि माइग्रेन में आधे सिर में ही होता है, बट अगर आपको आधे सिर में होता है तो उसका माइग्रेन होने का चांस ज़्यादा है। सिर दर्द के साथ आपको उल्टी का जी करे, या उल्टी आ जाए, आपसे रोशनी की तरफ ना देखा जाए, कोई बोले तो आपको चिड़चिड़ापन लगे कि क्यों बोल रहे हैं, तो परेशान हो गए, आपकी आंखों से पानी आए, आंखें लाल हो जाएं, ये सब माइग्रेन के लक्षण होते हैं। अगर वो धीरे धीरे हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर पूरा दिन रह रहा है जब तक आप पेन किलर नहीं ले रहे, या जब तक आप सो नहीं जाते हो, तो ये माइग्रेन है। अगर
ये हेडेक जो है वो कभी कभार ऐसे आपको हो गया और उसका कुछ पर्टिकुलर आपको ट्रिगर दिख रहा है, फॉर एग्जांपल आपने नींद नहीं ली, खांसी जुकाम हो गया या और कोई रीज़न है, तो फिर ये सेकेंडरी हेडेक है, ये माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन में जैसा कि आपने बताया कि अर्धकपाली मैंने बोला, तो ऐसा लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आधे सिर में ही होगा। ये एक बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि आपके आधे सिर में दर्द, माइग्रेन में आधे सिर में ही होता है जी, मेरे तो पूरे सिर में हो रहा है तो मुझे माइग्रेन नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। माइग्रेन में आपको आधे में भी हो सकता है, पूरे में भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, आगे की तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इट्स नॉट दैट कि आपको किसी आधे सिर में ही होगा, राइट या लेफ्ट में। तो ये कई बार मेरे पास पेशेंट ओपीडी में भी आते हैं, वो कहते हैं सब मेरे को तो माइग्रेन, आप बोल रहे हो मुझे आधे सिर में नहीं होता, मुझे तो यहाँ दर्द है। बट वो माइग्रेन हो सकता है। और माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। मैंने आपको कारण क्या बताया, हार्मोन्स ऊपर नीचे, आपकी नर्व ओवर सेंसिटिव है, हार्मोन्स को ऊपर नीचे करने वाली चीज़ों को हम ट्रिगर बोल देते हैं। जैसे तेज़ रोशनी, तेज़ आवाज़, नींद कम होना, टाइम पे खाना नहीं खाना, स्ट्रॉन्ग स्मेल या परफ्यूम, स्ट्रेस, कुछ पर्टिकुलर लोगों में कुछ खाना जैसे कि चॉकलेट खाना, अल्कोहल, ये सारे ट्रिगर हैं जो कि माइग्रेन के अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं या लाते हैं। इंडिया में ख़ास तौर पे जो ओवर द काउंटर पेन किलर्स मिल जाते हैं आसानी से, वो अपने कप और सब ऑफ, बैक टू वर्क। कितना हेल्दी है कि पेन किलर खाना, दर्द को सप्रेस किया और बस। तो इसके लिए मैं आपको बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको मलेरिया है या और आप पैरासीटामोल खा रहे हो, मलेरिया का इलाज नहीं करा रहे, तो मलेरिया ठीक होगा? नहीं। सो जो OTC ड्रग्स, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, ये आपकी पेन को ठीक कर रही हैं, पेन के कारण को नहीं। जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो आपको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं करता, आपको कारण नहीं बता देता, वो है सही इलाज बीमारी का। जब तक आपके घर में माना कोई पाइप लीक कर रहा है, आप पानी भर के बाहर फेंकते रहो, आपने लीकेज को सील नहीं किया। जब लीकेज को सील नहीं किया तो वो तो वापस लीक करेगा, वो फिर से आएगा, फिर पानी भरेगा, आप फेंकते रहो बाहर। सो ओवर द काउंटर मेडिकेशन से एक तो वन, यू नेवर नो कि आपको है क्या। बिकॉज हेडेक सिर्फ माइग्रेन तो एक टाइप ऑफ हेडेक है, हेडेक कैन बी बिकॉज ऑफ 100 अदर थिंग्स। ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से हेडेक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है, ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं हेडेक। लेकिन वो हेडेक माइग्रेन है ये आपको तो डॉक्टर ही बताएगा। सेकेंडरीली जब आप ज़्यादा पेन किलर खाते जाते हो लेट स्टेजेस ऑफ माइग्रेन में, तो माइग्रेन का दर्द पेन किलर्स को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो अगर आप माइग्रेन की एक ट्रीटमेंट की खास बात है, जल्दी ट्रीटमेंट कराएं, कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएं, तो आगे चल के माइग्रेन बढ़ेगा नहीं। और अगर आप सिर्फ दर्द की दवाई लेते रहेंगे, एक तो माइग्रेन ट्रीट हो नहीं रहा, दर्द की दवाई की आपको आदत पड़ गई, धीरे धीरे दर्द की दवाई भी काम नहीं करेगी और आप फंस जाओगे। और दूसरी चीज़, इन पेन किलर्स का आपके पेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके पेट में अल्सर्स हो सकते हैं, आपकी किडनी पे फ़र्क पड़ता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो वी शुड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, हमको अवॉइड करना चाहिए ये पेन किलर खाना ओवर द काउंटर। अगर आपको खाना ही होगा तो एनीवेज आपका डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर देगा कि आप खा लो। सो एक कंसल्टेशन तो बनता है। सीजर्स, दौरे पड़ना या फिर मिर्गी के दौरे पड़ना, वो क्यों पड़ते हैं? मिर्गी के दौरे का जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस। मैं आपसे शुरू से बोल रहा हूँ, एक्साइटेटरी केमिकल, इनहिबिटरी केमिकल, तेज करने वाले, एक्टिविटी बढ़ाने वाले केमिकल। जब इन केमिकल का इम्बैलेंस हो जाए, जो एक्साइटेटरी केमिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, तो ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हो जाए, स्पार्किंग हो जाए, उसकी वजह से हमारी एकदम दौरा आता है, जिसको हम मिर्गी बोलते हैं। और क्या कारण है कि किसी को अगर दौरा पड़ता है मिर्गी का, तो क्या कारण होता है? यही केमिकल इम्बैलेंस। बट बहुत सारी बार मिर्गी के दौरे पड़ने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं। एक तो मैंने आपको केमिकल इम्बैलेंस बताया जो मोस्ट कॉमन कारण है। इसके अलावा ब्रेन में कोई इन्फेक्शंस हो गए, जैसे टीबी का इन्फेक्शन, एक कीड़ा होता है जिसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोल देते हैं, वो इंडिया में बहुत कॉमन कारण है एपिलेप्सी का। जो गोभी में होता है? गोभी में, हाँ, बोला था ना मंचूरियन मत खाओ, गुली दो, मतलब दिस एक्चुअली वो ज़्यादा चला गया, बट एज एन वो एक एग्जाम्पल है कि आप धुली हुई सब्जियाँ खाओ, किसी भी सब्जी में इट कैन गो इन, इट्स नॉट कि सिर्फ गोभी में होता है। तो वो थ्रू गट आपके ब्रेन में चला जाता है, उसकी वजह से हो सकता है, ब्रेन में कुछ और चोट लगने की वजह से हो सकता है, बट मोस्टली केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। और अगर एक से ज़्यादा आपको दौरे आते हैं तो उसको हम मिर्गी की बीमारी बोल देते हैं।
तो एक हो गया मिर्गी का दौरा और एक हो गया मिर्गी की बीमारी। मिर्गी का दौरा तो जो मैंने आपको बताया केमिकल इम्बेलेंस की वजह से होता है, और अगर किसी को बार बार दौरे आते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि इसको मिर्गी की बीमारी है। तो किसी को अगर बार बार दौरे आते हैं तो वो क्या कर सकता है, क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल। सो एपिलेप्सी के ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली ट्रीटमेंट कराओ, डायग्नोसिस करवाओ। जैसे मैंने आपको कारण बताया कि अगर माना टीबी की वजह से है तो टीबी का ट्रीटमेंट कराओ, अगर माना इस कीड़े की वजह से है तो उस कीड़े का ट्रीटमेंट लो, मेडिकली ट्रीटमेंट हो सकता है, या अगर केमिकल इम्बेलेंस की वजह से है तो उसकी भी दवाई से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंड 50% मरीज़ अगर वो 2 से 3 साल दवाई खाते हैं तो उसके बाद उनकी दवाई छूट जाती है एंड दे कैन लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, उनको दोबारा दौरे नहीं आते। और जो बाकी बचे हुए लोग भी होते हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोगों के दौरे दवाई से तो अच्छी तरह से कंट्रोल रहते हैं। सिर्फ 5 से 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके दौरे दवाई से भी कंट्रोल नहीं होते, उनको हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। कौन जिन्हें माइग्रेन होता है, आई फॉरगॉट टू आस्क दैट क्वेश्चन बिफोर, जिन्हें माइग्रेन होता है उन्हें ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? ब्राइट लाइट, टू मच ऑफ एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट, लाउड नॉइस स्पेशली इन कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन और ज़्यादा होता है। जैसे आप डीजे फ्लोर पे डांस कर रहे हो, ब्राइट लाइट लाउड नॉइस, थिएटर में मूवी देखने चले गए, ब्राइट लाइट लाउड नॉइस, ये। इसके अलावा पर्टिकुलर एल्कोहल इज़ अ वेरी वेरी कॉमन ट्रिगर ऑफ माइग्रेन, एंड स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल, ब्राइट लाइट, लाउड नॉइज, स्ट्रेस एंड स्लीप, एल्कोहल बहुत ज़रूरी है। आजकल एक ट्रेंड हो गया है, हम चाहे कहीं जिम जाएं या कहीं अगर ट्रैवल भी करें या मेट्रो में जाएं तो कान में ईयरबड लगा के भिगो। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे सिर पे, हमारे ब्रेन पे? अगेन टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, टू मच ऑफ यू आर कट ऑफ फ्रॉम सराउंडिंग, यू आर कट ऑफ फ्रॉम योर फिजिकल स्टिमुलेशन। एक तो ये चीज़ होगी कि आपके आसपास जो फिजिकल स्टिमुलेशन आपको मिलना चाहिए किसी भी चीज़ का, वो आपको नहीं मिल रहा, आपको पता नहीं चल रहा। सेकेंडरीली आपके ब्रेन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा वो भरा है, आपका फोकस नहीं रहेगा, बिकॉज इधर कुछ और जा रहा है, इधर कुछ और हो रहा है, हाथ कुछ और कर रहे हैं, दिख कुछ और रहा है, आपके अलग अलग सेंसरी स्टिमुलस ऑर्गन्स को अलग अलग सेंसरी स्टिमुलस मिल रहे हैं, वो सिंक में काम नहीं कर रहे। इधर से और स्टिमुलस आ रहा है, इधर से और आ रहा है, इधर से और आ रहा है। तो आपका ब्रेन इज़ काइंड ऑफ ओवरवर्क्ड, कन्फ्यूज्ड कि मैं करूँ कहाँ, मैं किस तरफ जाऊँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मोर ओवर, जैसे मैंने आपको बताया, सेम सर्किट अपने आप को रिपीट करते हैं। आपने एक बात पूछी, मैं बताता हूँ। जैसे बच्चे हैं, वो कहते हैं मैं टीवी देखते देखते पढ़ूंगा या मैं फ़ोन देखते देखते पढ़ूंगा। तो क्या होता है, अब आपने क्या किया, अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया है, आपने लिंक कर लिया उस पर्टिकुलर टीवी के एपिसोड या कार्टून या फ़ोन की पर्टिकुलर मेमोरी को अपनी याद के साथ। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे पेपर देने, तो वो तो मिलने नहीं वाली, तो वो वाला जो सर्किट है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो आपको वो चीज़ दोबारा याद नहीं आएगी। उस समय तो लग रहा है आपको याद हो गई जब गाना चल रहा है, और वो गाने के साथ लिंक हो गई है। अब वो जब गाना तो चलेगा नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, फिर आपको याद नहीं आएगी, फिर आप कहते हो पढ़ा तो था भूल गया, बिकॉज अलग अलग सेंसरी स्टिमुलस था, आप तो अलग ही, आपने लिंक ही अलग कर दिया, आपका सर्किट ही अलग चल रहा है। सो ब्रेन इज़ ऑल अबाउट सर्किट्स। एंड दूसरी चीज़ जो आप एपिलेप्सी के बारे में जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, एक लोगों को पता है कि हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, आदमी बेहोश हो जाता है, दौरे आ जाते हैं, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीज़र या मिर्गी का दौरा है। बट एक और टाइप ऑफ सीज़र या एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा भी होता है, जिसमें आप बेहोश नहीं होते, आपके हाथ पैर टाइट नहीं होते, आप थोड़ी देर के लिए बस ऐसे देखते हो, एंड देन थोड़ी देर के लिए आपका जो अटेंशन है, जो आपका अवेयरनेस है, वो चला जाता है, और एक वैकेंट स्टेयर ऐसे आप देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे देखोगे, ऐसे मुंह चलाओगे, ऐसे देखोगे, एंड देन ठीक हो गया। सो हाथ पे टाइट होना तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिलेप्सी है, बट दूसरे टाइप के दौरे जिसको लोग नहीं पहचानते वो ये है कि थोड़ी देर के लिए एकदम अटेंशन फोकस चला गया, एंड देन यू कम बैक टू नॉर्मल, पता ही नहीं चलता कि आया था। तो ये भी दौरा होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल सीजर्स। जो बड़ा दौरा होता है, उस जो हाथ पे टाइट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जनरलाइज सीजर। तो ये 2 टाइप के सीज़र होते हैं। और आप सीज़र की बात है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक स्टिग्मा है, ऐसे स्टिग्मेटाइज्ड बहुत समाज में ना, एक वो है कि एपिलेप्सी हो गई, पता नहीं क्या हो गया, बताना नहीं है, पड़ोसी को भी नहीं बताना है, ये हो जाए, बहुत प्रॉब्लम। जबकि एपिलेप्सी इज़ वेरी कॉमन डिजीज़, बहुत कॉमन है, इतनी अनकॉमन नहीं है जितना हमको लगता है, बिकॉज हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास ऑब्वियसली ज़्यादा पेशेंट आते हैं, बट इट इज़ वेरी कॉमन।